नमस्कार बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजा हर्षवर्धन, जो वर्धन साम्राज्य से हैं। ये उत्तरी भारत का अंतिम हिंदू सम्राट है। इससे पहले हम इसके वंश का परिचय पढ़ेंगे, जैसा कि पहले हम हर वंश का पढ़ते हैं। जैसे मौर्यकालीन तो उसके इतिहास के जानने के साधन, गुप्त काल तो उसके इतिहास के जानने के साधन, ऐसी कौन सी सामग्री मिली है जिससे हमें इसके बारे में मिल जाए। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो गुप्त काल, जिसे स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी, लेकिन ये इतिहास का नियम है कि जहाँ उत्थान है वहाँ पतन है। गुप्त साम्राज्य की पतनोन्मुख अवस्था में प्रादेशिक राजवंशों को अपने अपने क्षेत्रों में दृढ़ीभूत एवं स्वतंत्र होने का अवसर मिल गया और राजनीतिक विकेंद्रीकरण की स्थिति पुनः उत्पन्न हो गई। नवोदित क्षेत्रों में स्वप्रभुता एवं आधिपत्य के लिए पारस्परिक संघर्ष का एक नया दौर शुरू हुआ और इसी दौर में एक वंश निकल के आया जिसे हम वर्धन साम्राज्य का नाम देते हैं। हर्षवर्धन पुष्यवृत्ति वंश या वर्धन वंश का ये सम्राट था। वर्धन वंश का इतिहास जानने के साधन, वर्धन वंश के इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हमारे पास है, वो है अध्याय हैं। बच्चों ध्यान रखते हैं, हर्षवर्धन के काल में उसका दरबारी कवि था बाणभट्ट। उसने क्या लिखा? हर्षचरित्र। और इस हर्षचरित्र के 8 अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्यायों में बाणभट्ट की आत्मकथा है। शेष 5 अध्यायों में हर्ष के पूर्ववर्ती राजाओं एवं हर्ष के प्रारंभिक काल का विवरण है। हर्षकालीन प्रशासन, धर्म, समाज एवं जानकारी के लिए भी हर्षचरित्र में प्रचुर सामग्री है। इतिहासकार इस बात को स्वीकार करते हैं कि हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने समकालीन परिस्थितियों का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत किया है। वर्धन वंश के इतिहास को जानने के अन्य साहित्यिक स्रोत हैं। कादम्बरी है, महायान बौद्ध ग्रंथ, आर्य मंजूश्री मूलकल्प एवं स्वयं हर्ष ने, जो राजा हर्ष था, उसने 3 नाटक ग्रंथ रचे हैं। पहला प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली और जो तीसरा था वो था नागानंद। आप ये 3 चीज़ें याद रखेंगे। कई बार एग्ज़ाम में आता है हर्ष के 3 नाटकों के नाम, तो बच्चे बाण हर्ष चरित्र लिख देते हैं, जो कि गलत है। इसको आप PRN भी कर सकते हैं। P से प्रियदर्शिका, R से रत्नावली और N से नागानंद। इन साहित्यिक ग्रंथों में वर्धन काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उल्लेख मिलते हैं। हर्ष के काल के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने का एक बहुत उपयोगी विश्वसनीय ग्रंथ है, वो चीनी यात्री हेनसेन द्वारा यात्रा वृत्तांत जो उसने लिखा, उसका नाम था CU। राजा हर्ष है। राजा हर्ष के काल में यात्री आया है हेनसांग, और हेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम है वो है CU की। हेनसांग हर्ष के समय में भारत की यात्रा पे आया था और यहाँ अपने 15 वर्षों के प्रवास में उसने जो कुछ देखा सुना उसे लेखबद्ध कर दिया। वर्धन वंश एवं हर्षवर्धन के इतिहास से संबंधित कई महत्वपूर्ण अभिलेख भी मिले हैं, जैसे बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख, तिथि हर्ष संवत 22 628 ईस्वी, मधुबन ताम्रपत्र लेख, हर्ष संवत 25 631 ईस्वी, पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख 634 ईस्वी, हर्ष की नालंदा मोहर का लेख, हर्ष की सोनेपत मोहर का लेख इत्यादि हमें इस वंश के बारे में जानकारी देती हैं। फिर अब हम आते हैं, ये तो वे ऐतिहासिक ग्रंथ। इस वंश के प्रारंभिक नरेश कौन थे? इसका संस्थापक कौन था? किसने इस वंश की नींव डाली? ये देखते हैं। वर्धन वंश या पुष्यवृत्ति वंश का आविर्भाव थानेश्वर, वर्तमान थानेश्वर, करनाल जिला, हरियाणा में हुआ है। कहाँ के हैं?
थानेश्वर वर्तमान थानेसर करनाल जिला हरियाणा में, जो प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व का नगर रहा है। ये नगर प्राचीन श्रीकंठ जनपद की राजधानी भी था। हर्ष के अभिलेखों में पुष्यवती का नाम नहीं मिलता, लेकिन बाण ने हर्षचरित्र में स्पष्ट लिखा है। पुष्यवती वंश, जो बाद में वर्धन वंश के नाम से जाने लगा का संस्थापक पुष्यवती था। हर्ष के बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेखों में नरवर्धन को वर्धन वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना है। तो कौन है इसका ऐतिहासिक शासक वंश? नरवर्धन। वर्धन के बाद आएगा राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन के बाद आदित्यवर्धन, और आदित्यवर्धन के बाद प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र, एक तो राज्यवर्धन और एक था हर्षवर्धन। ये इस वंश की कहानी है, जो नरवर्धन से शुरू होती है और हर्षवर्धन पर ख़त्म होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि पुष्यवती बाण के कथन या विवरण के अनुसार पुष्यवती को ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है। बाण के अनुसार पुष्यवती शिव का अनन्य भक्त था। उसने श्रीकंठ में अपने राज्य की नींव डाली। निश्चित साक्ष्यों के अभाव में पुष्यवती की राजनीतिक शक्ति का काल निर्णय करना कठिन है। अनुमानतः उसने अपनी राजनीतिक शक्ति की स्थापना 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में की, जब हुणों के आक्रमण और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय होने से गुप्त साम्राज्य विफल हो रहा था। उसके बाद है नरवर्धन, राज्यवर्धन और प्रथम आदित्यवर्धन। पुष्यवती के बाद नरवर्धन नामक राजा हुआ, और नरवर्धन के बाद राज्यवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, फिर है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन है वो इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, जिसने महाराजाधिराज, परम भट्टराव आदि स्वतंत्रता सूचक उपाधियां धारण की। मधुबन ताम्रपत्र लेख में प्रभाकर वर्धन को एक ऐसा शासक बताया गया जिसकी कीर्ति चारों ओर समुद्र के पार तक फैली हुई। बाण ने भी प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा करते हुए लिखा, पूर्ण हरियण केसरी, सिंधु राज जवार, गुजर प्रजाजल, अर्थात प्रभाकर वर्धन पूर्ण रूपी मृग के लिए सिंह था, सिंधु देश के राजा के लिए ज्वर था, गुजर की निंदा को भंग करने वाला, गांधार रूपी हाथों के लिए ज्वर था, लाटों की पटुता का अपहरण करता तथा मालव देश की लता रूपी लक्ष्मी के लिए परशु के समान था। इस प्रकार बाण भट्ट ने अपने ग्रंथ हर्षचरित्र में अनेक हर्ष साम्राज्य प्रभावशाली नरेश के रूप में प्रभाकर वर्धन का वर्णन किया है। उसके बाद राज्यवर्धन द्वितीय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राज्यवर्धन द्वितीय गद्दी पर बैठा। बांसखेड़ा ताम्रपत्र लेख में उसे परम सौगात बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा गया है। जिस समय प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, उस समय उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन हुणों के साथ युद्ध में व्यस्त था। हुणों पर विजय प्राप्त कर राज्यवर्धन थानेश्वर लौटा तो अपने पिता की मृत्यु के विषय में सुनकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया। अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को राज्य ग्रहण करने के लिए कहा। हर्ष को अपने भ्राता के विचारों से बहुत दुख हुआ। उसने राज्यवर्धन से कहा, ऐसी आज्ञा देना वैसा ही जैसा कोई श्रोते को सूरापान करने, श्रद्धावती को स्वामी से द्रोह करने, सज्जन को अधम से व्यवहार रखने तथा साध्वी को सतीत्व त्याग करने के लिए कहे। किंतु राज्यवर्धन अपने संकल्प से विचलित नहीं हुआ। इसी समय एक अनुचर ने आकर सूचित किया कि जिस दिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार मिला, उसी दिन मालवा के राजा देवगुप्त ने महाराजा ग्रहवर्मा, कन्नौज का मुखोरी नरेश, हर्षवर्धन की बहन थी, तो उन्होंने वहाँ पर आक्रमण कर दिया। राज्यवर्धन ने अपनी बहनों की हत्या का समाचार पाकर अपना विचार बदल दिया तथा 10,000 ऐश्वर्यों के साथ मालराज को परास्त कर दिया।
डॉक्टर राय चौधरी के मतानुसार ये मार्गराज देवगुप्त था। ऐसा लगता है कि देवगुप्त इस युद्ध में मारा गया। संभवतः गौड़ शासक शशांक भी देवगुप्त की सहायता से आया। जब राज्यवर्धन ने देवगुप्त को युद्धभूमि से मार डाला तो शशांक भी एक तरह से पराजित हो चुका था। शशांक ने राज्यवर्धन से अपने पुत्र के विवाह का प्रस्ताव रखकर उसे अपने शिविर में आमंत्रित किया, जहाँ विश्वास कर उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार शशांक ने अपने मित्र देवगुप्त की पराजय का बदला ले लिया। इसी बीच उसने राज्यश्री को कन्नौज के कारागार से मुक्त कर दिया, लेकिन वह अपने पति और भाई की मृत्यु के समाचार सुनकर भयभीत होकर विंध्य के जंगल में चली गई। इस प्रकार हर्षवर्धन अकेला पड़ गया। प्रभाकर वर्धन उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। राज्यवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी। राज्यवर्धन की दुखांत और आसानिक मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में, नोट करेंगे, 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर की पृथक गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन की गणना भारत के महान सम्राटों में की जाती है। यद्यपि हर्षवर्धन ने न तो अशोक का ऊंचा आदर्शवाद था, न ही चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कौशल, तथापि वे इतिहासकारों को इन दोनों ही राजाओं की बातें आकर्षित करने में सफल किया। राज्यारोहण की तिथि की बात करें हम तो हर्षनाग ने अपने विवरण में लिखा है, जब भारतवर्ष में आया तब हर्षवर्धन को शासन करते हुए 30 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इस आधार पर हर्षवर्धन का राज्य थी। इस दौर में उसे प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक समस्या तो ये थी कि राज्यवर्धन की हत्या का उसे बदला लेना था। दूसरा, अपनी बहन राज्यश्री जो त्रस्त होकर विंध्य के जंगल में किसी अज्ञात स्थान पर चल गई थी। दुष्ट गौड़ राजा शशांक से अपने भाई की हत्या का बदला लेना, अपनी बहन को खोजना, ये 3 समस्या उसके समय बहुत बड़ी थी। अपनी बहन राज्यश्री की खोजने के लिए हर्ष ने स्वयं विंध्य वन की ओर प्रस्थान किया एवं एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से राज्यश्री को ढूंढ लिया। ठीक उसी समय जब वह अपनी वेदनाओं से मुक्ति पाने के लिए चिता में जलकर मरने जा रही थी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर हर्ष ने उसे कन्नौज वापस भेजा। हर्ष चरित्र का विवरण अक्षांश यहीं समाप्त हो जाता है। इसके बाद से पहलू की जानकारी हमें अन्य साक्ष्यों से मिलती है। इस प्रकार हर्ष जो है, यहाँ पर आपने इसमें लिखा कि जो राजा हर्ष है उसके शासन जब वो उस गद्दी पर बैठा तो उस समय उसको कितनी सारी परेशानियाँ थी। उसे 3 मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ा और उसने अपनी इन तीनों समस्याओं का समाधान भी किया और अपने राज्य को उसने सुव्यवस्थित भी किया। हर्ष की विजय की हम बात करें तो पुलकेशन से युद्ध एवं साम्राज्य विस्तार किया उसने। उसके दिग्विजय अभियानों का संकेत भी हमें हर्ष चरित्र में उल्लिखित उसकी इस प्रतिज्ञा में मिलता है। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं आर्य के चरण रज का स्पर्श करके शपथ खाता हूँ, यदि मैं कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वी को घोड़ों से रहित न कर दूँ और समस्त उद्धत राजाओं के पाँवों की बेड़ियों को उससे दूंगा। हर्ष की इस घोषणा का उसके सभी मंत्रियों ने स्वागत किया एवं विजय अभियान के लिए शीघ्र ही सेना तैयार हुई। विद्रोही राजाओं और सामंतों को चुनौती देते हुए हर्ष ने अपने युद्ध सचिव के द्वारा ये घोषणा कराई, या तो वे कर देने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। हर्ष के दिग्विजय अभियान के बारे में हर्षनाग की सूचनाएं बहुत स्थूल व सतही हैं। इस संबंध में उसने कुछ प्रसंगों में लिखा है। पूर्व की ओर बढ़कर उसने हर्ष ने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार हर्ष ने पुलकेशन दैत्य पर आक्रमण किया। गौड़ नरेश शशांक पर उसने आक्रमण किया। अपने भाई की हत्या का वह बदला लेना चाहता था। अपनी बहन का उसने पता लगा ही लिया था और
हर्षनाम की यात्रा वृत्तांत गजाम अभिलेख से पता चलता है। 619 ईस्वी तक शशांक जीवित था। बौद्ध ग्रंथ आर्य मंजूश्री मूलकन में हर्ष के गूढ़ अभियान की जानकारी देते हुए लिखते हैं, हर्ष नामक राजा पूर्वी भारत की ओर गया तथा पूर्ण नगर जा पहुंचा। दुष्ट कर्म करने वाले सोम शशांक पराजित हुआ। अपने राज्य के अंदर बंद पड़े रहने के लिए बाध्य किया गया। गौड़ लोगों द्वारा स्वागत न किए जाने का हर्ष प्रदेश लौट गया और उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया और उसने गौड़ों पर आक्रमण करके शशांक की मृत्यु के बाद ही हर्ष ने मगध व उड़ीसा पर भी अधिकार कर लिया। वल्लभभाई पर उसने विजय प्राप्त की। पुलकेशन द्वितीय के साथ उसने युद्ध किया। हर्ष ने कश्मीर, नेपाल, कामरूप, द्वितीयपुरी अभियान, सिंध के साथ युद्ध इत्यादि विजय उसने व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, उत्तम प्रांतीय शासन व्यवस्था, ग्रामीण शासन व्यवस्था, इनसे इसकी पहचान है। तो बच्चों, यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न ऐसे बनते हैं जैसे कि अंतिम हिंदू सम्राट एक तो राजा हर्ष है। उसके बाद इसकी 3 पुस्तकों के नाम हैं जैसे कि RNP है, RPN या PRN जैसे भी हो आप उसको याद करेंगे। बाणभट्ट का हर्ष चरित्र है। हैनसांग की CU की है। 5 प्रश्न छोटे आपके 1-1 नंबर के बनते हैं। इसकी बहन का नाम है, इसके भाई का नाम है, किसने किसको मारा। एक पिक्चर आपको दिमाग में सेट करनी है कि राजा हर्ष है, डायग्राम बनाइए। उसके बाद उसके भाई का चित्र जो उसको राज्य दे रहा है, राज्यवर्धन। उसी समय उसकी बहन राज्यश्री जिसके पति को मारा गया है गौड़ों के द्वारा, और वो अपनी जो राज्यवर्धन है वो अपनी बहनों की हत्या का बदला लेने चाहता है लेकिन उसको भी मार दिया जाता है। उस पिक्चर को सेट करते हुए 3 डायग्राम बनाते हुए आप यहाँ तक समझेंगे कि किस प्रकार हर्ष ने अपने साम्राज्य का आगे विस्तार किया और गद्दी पर आसीन हुआ। धन्यवाद।